होगा। तो आज का पहला सवाल देखते हैं बिना किसी देरी किए हुए। सबसे पहला सवाल हमारा क्या है? बिहार में स्मार्ट ग्राम पंचायत पायलट परियोजना का उद्घाटन किस मंत्रालय ने किया? जल्दी से इसका आंसर आप सभी बताना है। आप सभी को क्या होगा इसका आंसर? ग्रामीण विकास मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर बताइए आप सभी, क्या होगा इसका सही आंसर? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग आप सभी को, बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। जल्दी से इसका आंसर बताइए। बिहार में स्मार्ट ग्राम पंचायत पायलट परियोजना का उद्घाटन किस मंत्रालय ने किया? इसका सही आंसर है पंचायती राज मंत्रालय। यहां से दो सवाल बनते हैं कि जो पंचायती राज है, जल्दी से इसका आंसर बताइएगा आप सभी। जो पंचायती राज है वो कौन सी सूची का विषय है? जो पॉलिटी से भी रिलेट करता है, आपको बताना है ये किस सूची का विषय है मेरे भाई। तो ये राज्य सूची का विषय है। क्या है ये? राज्य सूची का विषय है। क्या है? तो ये राज्य सूची का विषय है। ठीक है, कौन सी सूची का विषय है? तो ये राज्य सूची का विषय है। एक बात ध्यान रखना है, जो पंचायती राज होता है, ठीक है, जो हमारे यहाँ पंचायती राज है मेरे भाई, पंचायती राज है, अगर इसके बारे में बातचीत करी जाए तो आप जानते हैं कि पंचायती राज बहुत इंपॉर्टेंट संस्थान है। लेकिन मेरा सवाल वो नहीं है। मेरा सवाल है कि बिहार में महिलाओं के लिए पंचायती राज में कितना रिजर्वेशन है? ये आंसर आप सभी को देना है। जल्दी से बताइए कि बिहार में पंचायती राज में, बिहार में पंचायती राज में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण है? जल्दी से आप बताएंगे कितना प्रतिशत आरक्षण है मेरे भाई? महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण है? जल्दी से बताइए, महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण है? जल्दी से आप बताइए, क्विक फास्ट, जल्दी से इसका आंसर बताना है आप सबों को। तो इसका आंसर है करीब 50%। कितना? करीब 50% है। क्या है? करीब 50% है। और पंचायती राज के लिए आप जानते हैं हमारे संविधान में 73वां संविधान संशोधन किया गया। क्या किया गया? 73वां संविधान संशोधन किया गया। ठीक है, क्या किया गया मेरे भाई? 73वां संविधान संशोधन किया गया। ध्यान रखना है पंचायती राज में। नेक्स्ट सवाल है, बिहार में पानी में मैग्नीज संदूषण से कैंसर के बढ़ते मामलों पर किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया? पटना एम्स, महावीर कैंसर संस्थान पटना, इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान, उपरोक्त में से कोई नहीं। साइंटिस्ट ऑफ विच इंस्टीट्यूट हैव कंडक्टेड अ स्टडी ऑन द इंक्रीजिंग केसेस ऑफ कैंसर ड्यू टू मैग्नीज कंडेंसेशन इन वाटर इन बिहार? जल्दी से आपको इसका आंसर बताना है, क्या होगा? अब तो करंट, बिल्कुल करंट अफेयर का आप लोगों को टेंशन नहीं लेना, आप लोग को बस रोज टाइम पे आ जाना है। ठीक है, डेली डेली आपको करंट अफेयर मिलेगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। करंट अफेयर की क्लासेस आपकी रेगुलर मोड में चलेंगी। ठीक है, तो ये टेंशन तो आप लोगों को लेना है ही नहीं। क्या हो जाएगा इसका आंसर? महावीर कैंसर संस्थान। अब यहां पे क्या बातें की गई? मैग्नीज। ठीक है, आप देखते होंगे बिहार में कैंसर के मरीज बढ़ रहे हैं। ठीक है, बिहार में क्या हो रहा है? बिहार नहीं, ऐसा बोलिए कि गंगा के रीजन में, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल का जो रीजन है, वहां पे कैंसर के मरीज बढ़ रहे हैं। तो ये जो कैंसर के मरीज है, बढ़ने का कारण क्या है? मैग्नीज है। और महावीर कैंसर संस्थान पटना ने इसके लिए बाजप्ता एक स्टडी किया है। आपके लिए बता दूं, पटना में आज से बहुत साल, करीब 15 साल पहले ये रिपोर्ट थी कि गंगा के मैदानी क्षेत्रों में कैंसर के मरीज बढ़ेंगे। और आज आप देख लीजिए, बिहार के हर गांव शहर में आपको कैंसर के मरीज मिल जाएंगे। ठीक है, ये चीज आप देख सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि इसके लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करना पड़ेगा। ये महावीर कैंसर संस्थान क्या है पता है आपको? इसको किसने बनाया था? एक व्यक्ति थे जिनका नाम था किशोर कुणाल। ठीक है, कौन थे? किशोर कुणाल थे। ये आईपीएस थे। महावीर मंदिर जो पटना जंक्शन के पास वो मंदिर है, उसको उस मंदिर के कर्ता धर्ता किशोर कुणाल थे। इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किससे? पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अब ये हमारे बीच नहीं है, दिवंगत है। पद्मश्री से इन्हें सम्मानित किया गया। ठीक है, तो कौन है? किशोर कुणाल है।
बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 में राज्य को कितने रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले? 1 लाख करोड़ रुपए, 1.20 लाख करोड़ रुपए, 1.80 लाख करोड़ रुपए, 2 लाख करोड़ रुपए, कितने रुपए मिले मेरे भाई? जल्दी से आपको बताना है क्या है इसका सही आंसर, जल्दी से बताना है कितने मिले हैं, जल्दी से आप लोग बताइए। कल बिहार में विधानसभा के चुनाव हुए, आप सभी जानते ही हैं, और एनडीए गठबंधन को प्रचंड बहुमत मिला। तो उसमें महिलाओं को, जो मैंने आपको भी बताया था, 50% जो सीटें रिजर्व की गई थी पंचायती राज में, ये नीतीश कुमार का एक, आप कह सकते हैं, विजनरी अप्रोच था, जिसने महिलाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। तो शायद वो सारी चीजें इंप्लीमेंट होती हुई दिख रही हैं। तो क्या है इसका सही आंसर? 1.80 लाख करोड़ रुपए। क्या है? 1.80 लाख करोड़ रुपए है। ये क्या है मेरे भाई? बिजनेस कनेक्ट में मिला है। ठीक है, एक बार फिर से हम थ्रोली रूप से ये चीज जान जाते हैं कि बिहार में विधानसभा की कितनी सीटें, जल्दी से आप लोग बताएंगे। बिहार में विधानसभा की कितनी सीटें हैं, जल्दी से आप लोग बताइएगा। बिहार में विधानसभा की कितनी सीटें? कल रिजल्ट आया है 243। क्या हुआ? 243 बिहार में विधानसभा की सीटें। इस बिहार की विधानसभा सीटों में से एससी के लिए कितनी आरक्षित है और एसटी के लिए कितनी आरक्षित है, ये आपको बताना है। बिहार में विधानसभा की सीटों में से एससी के लिए कितने आरक्षित हैं और एसटी के लिए कितने आरक्षित हैं। तो एससी के लिए जो है वो 38 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 38 सीटें। वहीं एसटी के लिए क्या है? 2 सीटें हैं। ठीक है, एसटी के लिए कितनी सीटें हैं मेरे भाई? 2 सीटें हैं। ठीक है, एससी के लिए क्या है? 38 सीटें हैं और एसटी के लिए 2 सीटें हैं। ठीक है, याद रखना है आपको। वहीं पे आपको एक बात और ध्यान रखना है कि ये तो विधानसभा की बात हो गई। अब बताना है मुझे आपको, बिहार में विधान परिषद की कितनी सीटें हैं। बिहार में द्विसदनीय विधायिका है, जिससे एमएलसी बनते हैं। तो जल्दी से आपको बताना है कि बिहार में विधान परिषद की कितनी संख्या है, जल्दी से आप बताइए। बिहार में विधान परिषद की कितनी संख्या है मेरे भाई? तो 75 है। कितनी है? तो 75 है। बिहार में विधान परिषद की कितनी सीटें हैं? तो 75 है। ठीक है, बिहार में विधान परिषद की कितनी सीटें हैं? तो 75 है। ध्यान रखना है आपको। ठीक है, बिहार में। अब आते हैं कि बिहार में लोकसभा की कितनी संख्या है। ठीक है, बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है, जल्दी से बताइए आप लोग। बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो 40 है। और इस 40 में से एससी के लिए कितनी आरक्षित सीटें हैं मेरे भाई? एससी के लिए कितनी? एसटी के लिए नहीं है, एससी के लिए 6 सीटें हैं। क्या है? एससी के लिए 6 सीटें हैं। ठीक है, एससी के लिए कितनी सीटें हैं? 6 सीटें। वहीं बताना है आपको कि बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें, जल्दी से आंसर देना है आपको। बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें, जल्दी से आंसर दीजिए आप सभी। बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें, जल्दी से क्विक फास्ट आपको बताना है कि बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। जल्दी से बताना है। ज्योति, सुनील, प्रगति, जल्दी से बताना है। नुसरत, साधना, जल्दी से बताना है आपको कितनी सीटें हैं राज्यसभा की। तो राज्यसभा की 16 सीटें। कितनी सीटें हैं? तो राज्यसभा की 16 सीटें हैं। ठीक है, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं मेरे भाई? तो 16 सीटें। कितनी सीटें हैं? तो राज्यसभा की 16 सीटें, याद रखना है। ठीक है, राज्यसभा की 16 सीटें हैं। ठीक है, बिहार की अगर आबादी आपसे पूछी जाए, अगर मान लीजिए बिहार की सामान्य जानकारी आपसे पूछी जाए, आबादी पूछी जाए, तो आपको बताना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की आबादी कितनी है। जल्दी से बताइए, बिहार की आबादी कितनी है, जल्दी से बताना है। 10 करोड़। ठीक है, 10,40,99,000। ठीक है, क्या है? तो आप जानते हैं बिहार की आबादी 10,40,99,452 है। कितना है? 452 है। बिहार की जो आबादी है वो 10,40,99,000
452 है। ठीक है, याद रखिएगा आप सभी, क्योंकि आज हम लोग करंट अफेयर में बिहार के सवाल ले रहे हैं। जैसे ही मंडे से स्टार्ट करेंगे तो हमारा नेशनल करंट अफेयर का डेली अपडेटेड वर्जन आपको मिल जाएगा, इसका टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले सूचना है, हमारा संस्थान आपके लिए बीपीएससी एईडीओ की परीक्षा लेके 10 लाख नहीं होगा जनसंख्या, बिहार की जनसंख्या 10 करोड़ के आसपास है, ये 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, अब तो ये जनसंख्या बढ़ने वाली है। ठीक है, ये ध्यान रखिए आप लोग। बीपीएससी एईडीओ की परीक्षा में सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के जो पद है वो कितना है, लैंग्वेज है, जनरल स्टडीज है, मैथ्स रीजनिंग है। 999 रुपए इसकी फीस रखी गई है। इसके साथ आपको जुड़ना है, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, चैप्टर वाइज पीडीएफ नोट्स, एमसीक्यू टेस्ट, बोर्ड पीडीएफ, ये सारी चीजें आपको मिलेगी। इसके साथ आपको जुड़ना है। जैकेनेक्स कुरियांगनिसिस जो हाल ही में समाचारों में देखा गया था, किस प्रजाति से संबंधित है, तितली, भृंग, चींटी, सांप। ये अभी एक तरीके का आप कह सकते हैं कि ये एक देखा गया है जलीय कीट से होने वाला ये एक रोग है। तो आपको बताना है किससे हो रहा है, जल्दी से बताना है ये किससे हो रहा है। इंग्लिश में इसको वीटल कहते हैं, वीटल को हिंदी में भृंग कहते हैं। ठीक है, अब तो और बिल्कुल सही बात है, भृंग कहते हैं। क्या कहते हैं, भृंग कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है 2024 के लिए छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। जल्दी से आपको इसका आंसर बताना है, किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जल्दी से आप बताएंगे इसका सही आंसर क्या है। नीतू, नुसरत, उषा, मंटू, साधना, जल्दी से इसका आंसर दीजिए आप लोग। क्या है, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, क्या है मेरे भाई, जल्दी से आप लोग बताइएगा क्या होगा इसका सही आंसर। ठीक है, क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी से आपको बताना है क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी से आप बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। बिल्कुल सही बात, महाराष्ट्र है। क्या है, महाराष्ट्र है। आपसे बहुत बार सवाल पूछ लिया जाता है कि पटना विश्वविद्यालय, क्या है, पटना विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कब हुई। किसी को मालूम हो तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए आप लोग, क्योंकि आज शनिवार का दिन है। आज कुछ आप लोगों से भी जानकारी मुझे मिलनी चाहिए कि भाई पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई। ये आपको बताना है कि पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई है, जल्दी से आप लोग बताएंगे। पटना विश्वविद्यालय की ऐड से बहुत परेशान हूं सर। अरे कोई बात नहीं, जैसे खाने के लिए बहुत सारी चीजें जरूरत होती है, उसी तरह ऐड भी जरूरी होता है। ठीक है, आप लोगों को कैसे पता होगा कि कौन से बैचेस कब चल रहे हैं। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, जल्दी से आप लोग बताइए। 1916 कौन बता रहा है, सबको मार लगेगा। ठीक है, 1916 जो बता रहे हैं, क्या आप सोच समझ के बता रहे हैं। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ है, तो 1917 में हुआ। रेनू आप 1916 बता रही हैं। ठीक है, एक और संस्थान है पीएमसीएच, पटना मेडिकल कॉलेज। ठीक है, पीएमसीएच कह सकते हैं। ठीक है, पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, इसकी स्थापना कब हुई है, पटना मेडिकल कॉलेज की, जल्दी से आपको बताना है। पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब हुई है मेरे भाई, जल्दी से आपको बताना है। पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब हुई है, जल्दी से आप लोग बताइए। पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब हुई है रेनू, जल्दी से आप लोग बताइए। पीएमसीएच की स्थापना कब हुई है, 1925 में हुई है। वेरीफाई कर लेना, ये सही है, 1925 में हुआ है। वैसे ही आपको आंसर देना है कि पटना साइंस कॉलेज की स्थापना कब हुई है। ठीक है, पटना साइंस कॉलेज की स्थापना कब हुई है, जल्दी से आपको बताना है। पटना साइंस कॉलेज की स्थापना कब हुई है, जल्दी से आपको बताना है। पटना साइंस कॉलेज की स्थापना कब हुई है, जल्दी से आप लोग बताइए। प्रगति, पटना साइंस कॉलेज की स्थापना कब हुई है, तो पटना साइंस कॉलेज की जो स्थापना हुई है वो 1927 में हुई है। एक बार बीपीएससी ने एक सवाल पूछ लिया था और बड़ा मतलब पेचीदा सवाल था, लोगों को ध्यान में नहीं आया, तो तब से हमने पढ़ाने के शेड्यूल में चेंज किया कि अब जब भी ऐसे संस्थान की बात करेंगे तो सारे संस्थान की बात करेंगे। पटना में कॉलेज है,
पटना वुमेन्स कॉलेज क्या है? पटना वुमेन्स कॉलेज है, इसकी स्थापना कब हुई है? जल्दी से आप लोग बताइए। इसको याद रखिए ऐसे कि पटना साइंस कॉलेज के बाद इसकी स्थापना हुई है, ठीक है। तो पटना वुमेन्स कॉलेज की स्थापना कब हुई है? जल्दी से बताइए। पटना वुमेन्स कॉलेज की स्थापना कब हुई है? जल्दी से आप लोग बताइए। जल्दी से आप लोगों को बताना है। श्रीवास्तव, साधना, बेबी, एंजल, प्रिया। मतलब सोचिए, अभी भी एंजल प्रिया वाला मामला चल रहा है ना। देखिए सोशल मीडिया ना कुछ भी वायरल करता है। पटना वुमेन्स कॉलेज की स्थापना कब हुई है? तो 1940 में हुआ। ध्यान रखिए, ये सारे सवाल बीपीएससी पूछता आया है, ठीक है। अब एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि जब इतना आप बता दिए तो आप लोग जब पटना घूमने आते होंगे बचपन में, अब तो आप लोग बड़े हो गए, तो पटना गोलघर, पटना में गांधी मैदान के पास है गोलघर, तो पटना का जो गोलघर है उसका निर्माण कब हुआ है? जल्दी से बताइए। जो गोलघर है उसका निर्माण कब हुआ है? ठीक है, कब हुआ है? 20 जुलाई 1786। क्या है? 20 जुलाई 1786, याद रखिएगा। 20 जुलाई 1786। क्या है मेरे भाई? 20 जुलाई 1786 को पटना के गोलघर का निर्माण हुआ है। क्या हुआ है? 20 जुलाई 1786 को पटना के गोलघर का निर्माण हुआ है, ठीक है। 20 जुलाई 1786। क्या है? 20 जुलाई 1786 को किसके सुझाव पे हुआ? जॉन सॉर के सुझाव पे। किसके सुझाव पे हुआ था? आप लोग तो भाई हिस्ट्री के विद्यार्थी हैं, आप लोग को मालूम होगा। जॉन सोर के सुझाव पे। और जॉन गॉस्टिन इसके वास्तुकार थे। कौन थे? जॉन गॉस्टिन। क्या नाम था उनका? जॉन गॉस्टिन, ठीक है। ये सारी चीजें याद रखिएगा, ठीक है। इसके क्या थे? वास्तुकार थे। ध्यान रखना, ये तो आप लोग जानते होंगे, जॉन गॉस्टिन। चलिए नेक्स्ट सवाल है। भारत श्रीलंका संस्कृत महोत्सव 2025 कहां आयोजित किया गया है? नई दिल्ली भारत, कैंडी श्रीलंका, चंडीगढ़ भारत, कोलंबो श्रीलंका। कहां पे हुआ है ये संस्कृत महोत्सव? कहां हुआ है मेरे भाई? जल्दी से आप बताइए। जल्दी से आप लोगों को बताना है कहां पे हुआ है। एंजल, प्रिया, साधना, एसपी गुप्ता, उषा श्रीवास्तव, पुष्पा कुमारी, जैनब, कहां पे हुआ है मेरे भाई? जल्दी से बताइए आप लोग कि भारत श्रीलंका का संस्कृत महोत्सव क्या है? संस्कृत महोत्सव कोलंबो विश्वविद्यालय में ये आयोजित हुआ था, ठीक है। कोलंबो विश्वविद्यालय में आयोजित हुआ था। सीधा सा मतलब है कि भारत के संस्कृत के ज्ञान विज्ञान की बातें कोलंबो विश्वविद्यालय में हो रही थी। ये सारी चीजें, ये परिचर्चा कोलंबो विश्वविद्यालय में हो रही थी। कहां हो रही थी? कोलंबो विश्वविद्यालय में, ठीक है। कोलंबो विश्वविद्यालय में हो रहा था। और भारत की तरफ से जो गेस्ट थे, भारत के जो वहां पे उच्चायुक्त हैं, वो गेस्ट थे संतोष झा। कोलंबो श्रीलंका में हो रहा था। और कोलंबो में जो भारत के उच्चायुक्त हैं वही इस बैठक की मेजबानी कर रहे थे। चीफ गेस्ट जिनका नाम क्या है? संतोष झा नाम है। क्या नाम है? संतोष झा नाम है। अब यहां से एक सवाल फिर कल वाला कि सर श्रीलंका में उच्चायुक्त आपने क्यों कहा? क्योंकि ये सारे ब्रिटिश के गुलाम थे। तो हम लोगों ने, ब्रिटिश वाले ने क्या किया कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया, ठीक है, कि राष्ट्रमंडल ग्रुप। और उसी में जो भी ब्रिटिश से आजाद हुए मुल्क थे वो अपने आप को क्या कहने लगे? तो अपने आप को राष्ट्रमंडल देश। और राष्ट्रमंडल देशों में भारत का जो आप जैसा आईएफएस अधिकारी जाएगा उसको हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई? जो आप जैसा अधिकारी जाता है तो उसको हम कहते हैं उच्चायुक्त कहते हैं। संतोष झा बिहार से ही होंगे, ठीक है भाई, नाम से पता चल रहा है कि ये बिहार से ही होंगे। तो सोचिए बिहार वाले श्रीलंका में, जब देखिए ये चीजें तय करती हैं कि नेपाल में किसको उच्चायुक्त बना, नेपाल में किसको राजदूत बनाना है। इन सारे देशों में बहुत सारी चीजों का मायने रखता है। एक सप्ताह में मायके आके पढ़ाई अच्छे से होगी। अच्छा, ससुराल में पढ़ाई नहीं हो पा रही है। आप लोगों के लिए एक सूचना है कि 72वीं बीपीएससी के लिए हमारे संस्थान ने आपके लिए बहुत अच्छा बैच लेके आई है, जिसमें आपको मिलता है 999 रुपए में। हम आपको पढ़ाएंगे
प्रत्येक टॉपिक का एनसीईआरटी 6 to 12 पढ़ाएंगे, प्रत्येक विषय का 2 यूपीएससी लेवल की किताबें पढ़ाएंगे और प्रत्येक विषय का यूपीएससी लेवल का एक वन लाइनर पढ़ाएंगे, टॉपिक वाइज यूपीएससी लेवल एमसीक्यू डिस्कशन पढ़ाएंगे, लाइव रिकॉर्डेड क्लास पढ़ाएंगे, चैप्टर वाइज पीडीएफ नोट्स एमसीक्यू पढ़ाएंगे, बोर्ड पीडीएफ पढ़ाएंगे, टेस्ट सीरीज देंगे आपको। इसमें आपको बहुत सारे शिक्षक पढ़ाएंगे जिसका आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट है भारत की पहली 3 मेगावाट घंटा वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी प्रणाली कहां स्थापित की गई है? ग्रेटर नोएडा, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु। आपने अभी एक चाइना की घटना को आपने देखा होगा। चाइना की एक घटना है, चाइना अंतरिक्ष की यात्रा पे गया था जहां पे उसने स्काई वॉक किया था। अब वो खबरें आ रही है कि वहां पे पाकिस्तान के व्यक्ति को वो ले जाएगा। ठीक है, क्या करेगा? पाकिस्तान के व्यक्ति को। तो पाकिस्तान वाले अब चाइना की मदद से जाएंगे। ठीक है, सर खाना भी बन रहा है और पढ़ाई भी हो रही है। ऐसे ही पढ़ाई होती है, पढ़ाई को इसी तरीके से करना होता है। ठीक है, पढ़ाई के लिए कोई बहाना नहीं होता। ठीक है, एक बात आप ध्यान लीजिए, जब आप चाह लेंगे ना कि सिलेक्शन लेना है, मैं सीधी बहुत रियलिस्टिक बातें बता रहा हूं आपको, बहुत रियलिस्टिक बात बता रहा हूं कि अगर आपके जहन में ये सपना आ गया कि मुझे नौकरी लेना है, मतलब लेना है, तो आप नौकरी ले लेंगे। वो आपका जिद होना चाहिए। अगर जिद नहीं है ना तो नौकरी आप भूल जाइए कि नौकरी होगा। आप लोग कहेंगे कि सर आप अपने बारे में बता रहे, अपने बारे में नहीं बता रहा हूं। जब मैं ग्रेजुएशन के दौर में था ना, तो मुझे था कि मुझे ना सिर्फ ये था, मेरे दिमाग में चल रहा था कि मुझे आईएएस आईपीएस की तैयारी। मैंने मेहनत भी किया, जी तोड़ मेहनत किया, तो उसका नतीजा भी मिला, लेकिन सफल नहीं हो पाए। उसके बाद क्या हुआ, जब असफल हुए, मैं 2 ही अटेम्प्ट दे पाया था, तो मैंने आपको बहुत बार ये घटनाएं बताई ही थी। लेकिन उसके बाद वो जो मेरी जिज्ञासा थी वो बंद हो गई कि मुझे ये करना है। अगर वो जिद आज भी आ जाए तो आज भी वो संभव है, वो जिद आनी चाहिए। अगर वो जिद नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लिख लीजिए कागज पे, ग्रेटर नोएडा। ठीक है, सीधी सी बात जानिए, जिद आना चाहिए। आपके जहन में जिद आ गया तो आप कुछ भी कर लेंगे। ठीक है, सीधी सी बात जानिए। संशोधित भारत नेट योजना को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? राजस्थान बन गया है, गुजरात बन गया है, पंजाब, हरियाणा। कौन सा राज्य है? जल्दी से आपको बताना है। भारत नेट परियोजना को लागू करने वाला कौन सा राज्य बन गया है? जल्दी से आपको बताना है कौन सा राज्य बना है। जल्दी से आपको बताना है, संशोधित भारत नेट परियोजना को लागू करने वाला कौन सा राज्य बना है? अरे बिल्कुल आशीर्वाद है, आप लोग बिल्कुल झंडे गाड़िए, खूब मेहनत कीजिए, इतना मेहनत कीजिए कि बिल्कुल हवा हवा हो जाए। ठीक है, बिल्कुल आप लोग खूब मेहनत कीजिए, आप लोगों का मेहनत रंग लाएगा। ठीक है, राजस्थान है क्या रेनू? जरा ध्यान से देखिए, इसका सही आंसर क्या है? राजस्थान होगा क्या? जरा ध्यान से देखिए, राजस्थान है क्या? राजस्थान है क्या? जरा ध्यान से आप देख के बताइए मुझे, ध्यान से देख के बताइए, क्या राजस्थान होगा क्या? सर एईडीओ का नहीं पढ़ाते, क्या नहीं पढ़ाते एईडीओ का? बताइए आप मुझे, क्या मैं एईडीओ का नहीं पढ़ाता हूं वो बताइए, आप लोगों ने जो आरोप लगाया है। इसका आंसर है पंजाब। क्या है इसका आंसर? पंजाब। ये भारत नेट परियोजना आप जानते हैं, जो सीमावर्ती राज्य हैं वहां पे सारे राज्यों को नेट से जोड़ना है, मतलब इंटरनेट से जोड़ना है। क्यों? क्योंकि वहां पे लाइव मॉनिटरिंग चल पाए, उन राज्यों को देख पाए। ठीक है, तो ये चीज आपको समझना है। एक सवाल का जवाब दीजिए कि बिहार आने वाली सबसे पहली कंपनी कौन थी? बिहार आने वाली कंपनी का मतलब जो अंग्रेजों के सामने सबसे पहली यूरोपियन कंपनी कौन थी? जल्दी से बताइए, कौन से देश की कंपनी थी? कौन सी यूरोपीय कंपनी बिहार सबसे पहले आई थी? ये तो हिस्ट्री का सवाल है, आप लोग बता ही पाएंगे। जल्दी से आपको बताना है कौन सी यूरोपीय कंपनी है, जल्दी से आपको बताना है, जल्दी से आपको बताना है, जल्दी से, क्विक फास्ट। कौन सी यूरोपीय कंपनी है? तो पुर्तगीज है, पुर्तगाली है। कौन है? पुर्तगाली है। ठीक है, पुर्तगाली है। एक सवाल का जवाब दीजिए कि बिहार का जनसंख्या घनत्व क्या है? ठीक है, बिहार का जनसंख्या घनत्व
क्या है, जल्दी से आपको बताना है। बिहार का जनसंख्या घनत्व क्या है, ठीक है, 1106 है। क्या है मेरे भाई, 1106 जो है वो बिहार का जनसंख्या घनत्व है। क्या है, बिहार का जनसंख्या घनत्व है। और बिहार का लिंगानुपात क्या है, जल्दी से बताइए। बिहार का लिंगानुपात का, ये सारे डेटा 2011 की जनगणना के अनुसार है, ठीक है, सारे डेटा किसके अनुसार है, जनगणना के अनुसार है। 918 है। क्या है मेरे भाई, 918 है, ठीक है। 918 का मतलब क्या हुआ, 1000 पुरुषों पे 918 महिलाएं हैं। और नेशनल कितना है, 943 है, ठीक है। आज ही के दिन 15 नवंबर 2000 को, ठीक है, कितना, 15 नवंबर 2000 को क्या हुआ था, किसी को मालूम है क्या? 15 नवंबर 2000 को क्या हुआ था, बिहार से झारखंड अलग हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा, आज ही के दिन बिहार से झारखंड अलग हुआ था। क्या हुआ था, बिहार से झारखंड अलग हुआ था, ठीक है। झारखंड, आज झारखंड का 25वां हैप्पी बर्थडे है, ठीक है। आज क्या है, झारखंड का 25वां जन्म दिवस है, ठीक है। क्या है, 25वां जन्म दिवस है, ठीक है। क्या है, 25वां जन्म दिवस है, ठीक है। देखिए, पहली बार बंगाल से बिहार और उड़ीसा को कब अलग किया गया था, आप लोगों को मालूम है? पहली बार बंगाल से बिहार को, बंगाल से बिहार और उड़ीसा को कब अलग किया गया था, इसकी तिथि आप बताइए जब इसकी बात हो रही है। बिहार और उड़ीसा को कब अलग किया गया था, जल्दी से आपको बताना है। उड़ीसा को कब अलग किया गया था, किसी को मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। जल्दी से आप लिखिए, कब हुआ था, जल्दी से बताना है आपको। 22 मार्च 1912 को। क्या हुआ था, 22 मार्च 1912 को। क्या हुआ था, 22 मार्च 1912 को, ठीक है। और इस दिन से बिहार एक स्वतंत्र राज्य के रूप में आया, ठीक है। और बिहार को फिर उड़ीसा से अलग हुआ होगा, ठीक है। बिहार फिर उड़ीसा से अलग हुआ है, तो वो कब अलग हुआ, उड़ीसा से जो अलग हुआ है वो 1 अप्रैल 1936 को हुआ है। कब हुआ है मेरे भाई, 1 अप्रैल 1936 को हुआ है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि कब हुआ है, तो 1 अप्रैल 1936 को हुआ है। और एक तीसरा बंटवारा हुआ बिहार से झारखंड का, जब कब हुआ, तो 15 नवंबर 2000 को। इसका मतलब बिहार 3 बार टूटा है, बिहार 3 बार अलग हुआ है। लेकिन बिहार दिवस जो है हम लोग मनाते हैं 22 मार्च को ही मनाते हैं, ठीक है, 22 मार्च को ही मनाते हैं। और आधुनिक बिहार का जो निर्माण करता है वो किसे कहा जाता है, अगर आप लोगों को मालूम हो तो बताइए जल्दी से। आधुनिक बिहार का निर्माण करता किसे कहते हैं, ठीक है, आधुनिक बिहार का निर्माणकर्ता किसे कहते हैं, अगर मालूम हो तो जल्दी से बताइए। आधुनिक बिहार का निर्माणकर्ता किसे कहते हैं, आधुनिक बिहार का निर्माणकर्ता किसे कहते हैं, जल्दी से आपको बताना है। आधुनिक बिहार के निर्माणकर्ता कौन है, जल्दी से आप लोग बताइए इसका सही आंसर। आधुनिक बिहार के जो निर्माणकर्ता है ब्रजकिशोर प्रसाद, ये सही है क्या? संजना सिंह, क्या आप जो बता रही हैं क्या वो सही है संजना? डॉक्टर सचितानंद सिन्हा, बिल्कुल सही बात है। कौन है, तो डॉक्टर सचितानंद सिन्हा, ठीक है। कौन है मेरे भाई, डॉक्टर सचितानंद सिन्हा। कौन है, डॉक्टर सचितानंद सिन्हा है, ठीक है। कौन है, डॉक्टर सचितानंद सिन्हा है। और आप जानते हैं संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, संविधान सभा की पहली बैठक, ठीक है। क्या हुआ था इस दिन, संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, ठीक है। क्या हुई थी मेरे भाई, संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, ठीक है। क्या हुई थी, संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी।
और आप सभी जानते हैं इसी दिन जो अस्थाई अध्यक्ष बने थे संविधान सभा के, वो कौन थे? तो सचिदानंद सिन्हा थे, क्योंकि वो सबसे सीनियर थे। सचिदानंद सिन्हा, क्या नाम था उनका? सचिदानंद सिन्हा, ध्यान रखना है, क्या नाम था उनका? सचिदानंद सिन्हा नाम था, जो बिहार के जो संविधान सभा के पहले अस्थाई अध्यक्ष हुए थे। कौन हुए थे मेरे भाई? सचिदानंद सिन्हा। कौन हुए थे? सचिदानंद सिन्हा। कौन थे मेरे भाई? सचिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, क्या नाम था मेरे भाई इनका? सचिदानंद सिन्हा नाम था। ठीक है, क्या नाम था इनका? सचिदानंद सिन्हा नाम था। ठीक है, क्या नाम था इनका? सचिदानंद सिन्हा नाम था। ठीक है, और इसके बाद आप जानते हैं 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई थी। ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी, और इसी दिन 11 दिसंबर 1946 को जब दूसरी बैठक हुई तो इसी दिन एक अस्थाई अध्यक्ष बनाए गए, जिनका नाम क्या था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये भी बिहार के थे। ठीक है, क्या नाम था इनका? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या नाम था इनका? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नाम था। ठीक है, ये याद रखिएगा आप सभी। इसी दिन एक उपाध्यक्ष भी बनाए गए थे। ठीक है, इसी दिन एक उपाध्यक्ष भी बनाए गए थे, जिनका नाम था एच.सी. मुखर्जी। क्या नाम था उनका? एच.सी. मुखर्जी नाम था। क्या नाम था उनका? एच.सी. मुखर्जी नाम था। और अभी आप कुछ देर तैयार रहिएगा, अभी कुछ देर के बाद ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिनके कोई ऑप्शंस नहीं है और आपको आंसर देना है। उसी दिन एक संवैधानिक सलाहकार भी बने थे। ठीक है, उसी दिन एक संवैधानिक सलाहकार भी बने थे, जिनका नाम था बी.एन. राव। क्या नाम था मेरे भाई? बी.एन. राव साहब नाम था। क्या नाम था? बी.एन. राव साहब नाम था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, खेलो इंडिया युवा खेल 2025 का 7वां संस्करण कहां आयोजित किया गया? जल्दी से इसका आंसर बताइए। इसका कोई ऑप्शन नहीं है, यह आलोक आप लोगों को बताना है। क्या होगा इसका सही आंसर? 4 से 15 मई को हुआ था। कहां पे हुआ था? जल्दी से आप लोग बताइए। सवाल ध्यान से देखना है। खेलो इंडिया युवा खेल 2025 का 7वां संस्करण कहां हुआ था? जल्दी से आपको बताना है कहां आयोजित हुआ था। 1 वर्ड आंसर है जो आप लोग जल्दी से देंगे। ठीक है, ये आप लोगों पे डिपेंड करता है। उत्तराखंड, कोई उत्तराखंड बता रहा है? थाईलैंड, राजगीर, बिहार, क्या है? जल्दी से बताइए। ठीक है, देखिए बिना ऑप्शन के सवाल भी मेरे सेशन में बिना ऑप्शन के सवाल भी आपको देखने को मिलेगा, और मैं प्रयास करूंगा कि बिना ऑप्शन वाले सवाल भी आपके लिए लाऊं। ठीक है, जल्दी से बताइए कहां पे, कौन सा? अरे भाई थाईलैंड क्यों ले जा रहे हो तुम लोग? अरे अपना प्यारा बिहार में हुआ था। कहा हुआ था? बिहार में। और आलोक जल्दी से बताना है बिहार में किस जगह पे हुआ था। ठीक है, जल्दी से बताइए, इसको और सिंप्लीफाई करके बताइए। आलोक, ममता, रजनी, कैशर इमाम, ज्योति। और एक बात और आप सबों को सूचना दे दूं कि मैं रोज सुबह इसी समय, ठीक है, 9 बजे, क्या है, रोज सुबह 9 बजे आपके बीच करंट अफेयर डेली लेके आऊंगा। ठीक है, 9 बजे। अब आप कहेंगे कि सर सुबह 6 बजे 5 बजे क्यों नहीं? क्योंकि देखिए 5-6 बजे कहना आसान है, लेकिन होता क्या है, बहुत सारी क्लासेस होती हैं, मेरे बहुत सारे विषय हैं। जैसे मेरा विषय इंटरनेशनल रिलेशन भी है, पॉलिटी भी है, उसके बाद बहुत सारे बैचेस हो जाते हैं, तो सुबह उठना और फिर वो बड़ा, लेकिन प्रयास किया जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन देखिए करंट में जो चीजें आपको चाहिए, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए, मुझे लगता है कि टाइम से अच्छा है। देखिए ये सवाल तो हमारे पास आया था कि करंट अफेयर्स के ज्यादातर सेशन सुबह होते हैं, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग होता है। तो मैंने कहा कि नहीं, मेरे जो बच्चे हैं जो देखते हैं रेगुलर मोड वाले, वो मुझे जानते हैं कि मैं क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करता।
तो उनको मालूम है कि मैं 12 बजे शाम को 6 बजे भी पढ़ाऊंगा, तो उन बच्चों को जो आते हैं हैबिचुअल हैं वो आएंगे, उनको समय से फर्क नहीं पड़ता, उन्हें फर्क पड़ता है कि सर कब आएंगे, ठीक है, सर कब पढ़ाएंगे। इसीलिए मेरा मानना है कि आप लोग ट्राई कीजिए, अगर वैसा लगे कि आप लोगों को लगेगा, आप लोग कहेंगे कि सर नहीं टाइम को चेंज ही करना है, तो कर लिया जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, वो कोई बहुत बड़ा हेक्टिक नहीं है। लेकिन पहला जो है कि आप लोग इससे अवेयर हो जाइए कि सर कैसा पढ़ा रहे हैं, भाई आप लोग भी तो जज करते हैं ना, ठीक है। चलिए गुड, क्या है, बिहार है। चलिए गुड, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले सूचना है, हमारा संस्थान आपके लिए बीपीएससी 72वीं बीपीएससी के बैच लेके आया है, जिसके साथ आपको जुड़ना है। नेक्स्ट सवाल है, बिहार में एशिया कप हॉकी का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? जल्दी से बताना है, एशिया कप का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था। चलिए बिहार से ही सवाल है, जल्दी से आप लोग बताइए। आलोक जल्दी से बताइए, आप लोग बहुत सारे लोग हैं, जल्दी से आप लोग बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर क्या है, जल्दी से आप लोग बताइए, बड़ा मजेदार सवाल है। बिहार में एशिया कप हॉकी का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? जल्दी से आप लोग बताइए क्या है इसका सही आंसर। बिल्कुल सही बात, देखिए कुछ लोगों का आंसर आ रहा है, बिल्कुल सवाल देखा नहीं कि आंसर आ गया। गुड, बिल्कुल सही जवाब है 12वां संस्करण। क्या है? 12वां संस्करण है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, बिहार में आयोजित सेपक टकरा विश्व कप 2025 में कितने पदक जीते हैं? ठीक है, कितने पदक जीते हैं, जल्दी से आपको बताना है कितने पदक जीते हैं। जल्दी से आपको बता, कुछ लोग बता भी रहे हैं 7 पदक, बिल्कुल सही बात है 7 पदक। कितने पदक? तो 7 पदक, ठीक है। कितने पदक? तो 7 पदक, ठीक है। कितने पदक? तो 7 पदक, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़े क्या? नेक्स्ट सवाल है, बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती को बिहार में किस रूप में मनाया जाता है? जल्दी से बताना है, बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती को किस रूप में, उस दिन को क्या कहते हैं हम लोग? बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती को क्या कहते हैं? एंजल प्रिया, अलका, पप्पू कुमार, केशर इमाम, अश्वनी आर्या, स्वाति सिंह, एमडी आर्यन। क्या होगा? बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती को क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए क्या कहते हैं? बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती को क्या कहते हैं? देखिए ये कितना अच्छा सवाल है कि इसमें ना कोई ऑप्शन है, लेकिन आप लोगों को इसका आंसर देना और आप लोग उसके आंसर को बता रहे हैं। और धीरे 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 इन सवालों का स्टैंडर्ड बूस्टअप होगा, इन सवालों को और बूस्टअप किया जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा स्लो से मैं बताता हूं कि मैं बहुत क्या बोलते हैं उसको, इजी, मीडियम और फिर जो बिल्कुल टफ होता है। शौर्य दिवस, बिल्कुल सही बात है। देखिए शौर्य दिवस के रूप में, किस दिवस के रूप में? शौर्य दिवस के रूप में, ठीक है, शौर्य दिवस के रूप में। और आप जानते हैं बाबू वीर कुंवर सिंह से बहुत सारे सवाल आता है, ठीक है। बाबू वीर कुंवर सिंह कहां से थे? जगदीशपुर से थे। कहां से थे? जगदीशपुर से थे, आरा, ठीक है, आरा से थे। ये लोग 1857 की क्रांति में भारत की तरफ से, मतलब देश का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। अब आप लोग इतिहास में जानते हैं कि 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन कहते हैं। कुछ लोग इसे नहीं मानते हैं, कुछ लोगों की अलग अलग राय है। जब आप इतिहास पढ़ते होंगे तो इस पे आपका एक डिस्कशन तो चलता ही होगा। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट में अद्वितीय प्रदर्शन करने वाला खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी कहां के हैं? ठीक है, ये बताना है आपको, वैभव सूर्यवंशी कहां के, बड़ा फेमस ये खिलाड़ी हुए थे, बड़े कम उम्र के थे, ठीक है। जल्दी से बताना है कहां से थे, जल्दी से आपको बताना है कहां से थे मेरे भाई। वैभव सूर्यवंशी कहां के हैं, जल्दी से आपको बताना है कहां से हैं। कहां से है मेरे भाई, जल्दी से आप बताइए, क्विक फास्ट। वैभव सूर्यवंशी ये समस्तीपुर से है। समस्तीपुर क्या है? बिहार का
एक जिला है, क्या है? समस्तीपुर, ठीक है। बिहार का एक जिला है समस्तीपुर, ठीक है। क्या है? बिहार का एक जिला है समस्तीपुर। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर आते हैं। उससे पहले सूचना है कि हमारा संस्थान बीपीएससी एईडीओ के लिए बहुत शानदार बैच है, इसके साथ आप जुड़िए और अपनी सफलताओं को सुनिश्चित कीजिए। 8 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितनी नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है? 2, 3, 4, 5। जल्दी से बताना है क्या आंसर है मेरे भाई। कितने ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है? जल्दी से आप बताइए कितने ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है वंदे भारत एक्सप्रेस। आप जानते हैं बड़ा फेमस ट्रेन है वंदे भारत एक्सप्रेस। जरा जल्दी से बताना है कितने ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। तो 4, ठीक है। कितने? तो 4। अब जल्दी से मुझे एक सवाल का जवाब आप लोग दीजिए कि बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? जल्दी से आप लोग आंसर बताइए। बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? ठीक है, बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? ठीक है, जल्दी से बताना है। गौरैया। क्या है? गौरैया है, ठीक है। गौरैया है, ठीक है। और गौरैया के संरक्षण के लिए भी प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। बिहार का जो राजकीय पशु है, ठीक है, बिहार का जो राजकीय पशु है वो क्या है मेरे भाई? बिहार का जो राजकीय पशु है वो क्या है? बैल है। क्या है? राजकीय पशु क्या है? बैल है। अब बहुत सारे लोग इस नाम को सुन के हंस देते हैं कि भाई राजकीय पशु बैल कैसे हो सकता है। देखिए, बैल कहने का मतलब है कि ये मेहनत का प्रतीक है, ये कामगर का प्रतीक है, ये किसान का प्रतीक है, ये भारत के कृषि क्रांति का प्रतीक है, ठीक है। तो इसीलिए इसको हल्के में नहीं लेना। जो बैल है, जो ऑक्स है जिसे आप कहते हैं, ये एक बहुत मेहनत कश जाति का, जो आप कह सकते हैं कि जो किसान जाति है उसका ये प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। मेहनत का प्रतिनिधित्व करता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। और राजकीय जलीय जीव क्या है? बिहार का राजकीय जलीय जीव क्या है? जल्दी से बताना है। बिहार का राजकीय जलीय जीव क्या है? राजकीय जलीय जीव क्या है? जल्दी से बताना है। राजकीय जलीय जीव क्या है? जल्दी से बताइए आप लोग। बिहार का राजकीय जलीय जीव क्या है? ठीक है, गंगा का डॉल्फिन। क्या है? गंगई डॉल्फिन, ठीक है। गंगई डॉल्फिन क्या है? गंगई डॉल्फिन क्या है? गंगई डॉल्फिन। और इसे 2009 में भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया, ठीक है। भारत का भी राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। और बिहार का राजकीय खेल क्या है? किसी को मालूम है क्या? बिहार का राजकीय खेल क्या है? बिहार का राजकीय खेल क्या है? जरा जल्दी से आप लोग बता दीजिए मुझे। बिहार का राजकीय खेल क्या है? कबड्डी है, ठीक है। क्या है? बिहार का जो राजकीय खेल है उसको क्या कहते हैं? कबड्डी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? कबड्डी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं उसको? कबड्डी कहते हैं, ठीक है। बिहार का राजकीय खेल जो है वो क्या है? कबड्डी है, ठीक है। और बिहार की प्रथम राजकीय भाषा, बिहार की 2 भाषाएं, ठीक है। बिहार की प्रथम राजकीय भाषा क्या है मेरे भाई? प्रथम राजकीय भाषा क्या है? तो प्रथम राजकीय भाषा हिंदी है, ठीक है। और द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है, ठीक है। क्या है? उर्दू है, ठीक है। बिहार की दूसरी राजकीय भाषा क्या है? उर्दू है, ठीक है। क्या है? उर्दू है, ठीक है। और बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? बोधि वृक्ष। क्या है? बिहार का राजकीय जो चिन्ह है उसको क्या कहते हैं मेरे भाई? बोधि वृक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? बोधि वृक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? बोधि वृक्ष कहते हैं, ठीक है।
क्या कहते हैं उसको, बोधि वृक्ष कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है, बोधि वृक्ष कहते हैं। ये जो बिहार की दूसरी राजकीय भाषा बनी थी उर्दू, बिहार के मुख्यमंत्री थे जगन्नाथ मिश्रा, उन्होंने ही किया। उसके बाद उन्हें उन पे अलग अलग छीटा कसी हुई, उनके नाम को अलग तरीके से डिनोट किया गया कि ये जो जगन्नाथ मिश्रा थे उनको कहा गया मौलाना मिश्रा, ऐसा कुछ करके उनके लिए संबोधन स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो ये समझना है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने भारत की बैंकिंग प्रणाली की मजबूती पर प्रकाश डाला है। 2015 से अब तक पूंजी से जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात में क्या बदलाव आया है, ठीक है, क्या बदलाव आया है, कैपिटल टू रिस्क वेटेज में 10% से 13.5% तक, 13.5 से 17.5, 15% से 20, 12% से 14%। जल्दी से इसका आंसर आपको बताना है, क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा इसका आंसर, तो 13.5% से 17.5% तक, ठीक है। आप जानते हैं आरबीआई हमेशा एक मॉनेटरी पॉलिसी बताती है, ठीक है, और रेपो दर आप सभी जानते होंगे, रेपो दर घटता है और बढ़ता है, ठीक है, रेपो दर, ठीक है, ये बताने की जरूरत है क्या, रेपो दर, रेपो रेट, इसकी भी बात करते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी में घटाते हैं बढ़ाते हैं। अगर सीधा सा बात है कि मार्केट से अगर तरलता को सोखना है तब क्या काम करेंगे, और मार्केट में जब तरलता का फ्लो बढ़ाना है तब रेपो रेट को घटा देंगे, और जब तरलता खींचना है तो रेपो रेट को बढ़ा देंगे। उसके बाद बहुत सारी रेशियो होते हैं, आप लोग जानते होंगे, एसएलआर, ये सारी चीजें क्या है, बैंकिंग प्रणाली के टर्मिनोलॉजीज होते हैं, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल है, जेम्स वॉटसन कौन थे जिनका हाल ही में 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया। क्वांटम सिद्धांत के लिए जाने जाने वाले एक भौतिक विज्ञानी, एक रासायनिक जिसने आवर्त श्रेणी विकसित की, एक खगोल शास्त्री जिसने ग्रहों की खोज की, एक वैज्ञानिक जिसने डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की। क्या है इसका सही आंसर, जल्दी से आप बताइए, इसका सही आंसर क्या है मेरे भाई, इसका सही आंसर क्या है, जल्दी से बताइए आप लोग, इसका सही आंसर क्या है। ये बहुत, जेम्स वॉटसन बहुत फेमस थे, एक वैज्ञानिक है जिसने डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना का पे काम किया था। और आप जानते हैं अब तो एक से एक कार्यक्रम चलता है, एक कार्यक्रम है मानव जीनोम प्रोजेक्ट, क्या नाम है, मानव जीनोम परियोजना, जो बहुत सारे देशों की लैब इसमें एकजुट है और जो मानव के क्षार का अनुक्रम का अध्ययन कर रहा है, क्या कर रहा है, क्षार अनुक्रम का अध्ययन कर रहा है, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि सर आपने ये क्या बोल दिया, आप डीएनए सैंपलिंग का नाम सुने हैं, ये सारे साइंस टेक में आते हैं, ठीक है, डीएनए सैंपलिंग, क्या है, डीएनए सैंपलिंग, ठीक है, तो ये सारे जो शब्द हैं, डीएनए सैंपलिंग हो गया, ये सारे शब्द कहीं ना कहीं इस बात की पुष्टि करते हैं, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल है, 4 से 6 नवंबर तक पहला बिम्स्टेक भारत समुद्री अनुसंधान नेटवर्क सम्मेलन कहां आयोजित किया गया, बॉम्बे, मुंबई, चेन्नई, कोच्चि, कोलकाता, कहां पे आयोजित किया गया है मेरे भाई, कहां पे आयोजित किया गया है, जल्दी से आपको बताना है, कहां पे आयोजित किया गया है, जल्दी से आपको बताना है, कहां पे आयोजित किया गया है, जल्दी से बताना है। बिम्स्टेक सम्मेलन आप जानते हैं, जल्दी से बताना, बहुत सारे ऐसे, सार्क भी है, भारत बहुत सारे ऐसे संस्थान का हिस्सा रहा है, एक का नाम है सार्क, क्या नाम है, एक का नाम है सार्क नाम है, ठीक है, बिम्स्टेक है, ठीक है, सार्क है दक्षिण एशियाई देशों का। देखिए सार्क में जब आप जानते हैं कि पाकिस्तान जो हिस्सा है तो हमें उसके जगह पे बिम्स्टेक को हमने आगे बढ़ाया है, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान से हमने कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। ये कहां पे सम्मेलन हुआ, कोच्चि में सम्मेलन हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है, दिसंबर 2025 में भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा ग्लोबल मीडिया और मनोरंजन निवेशक सम्मेलन कहां आयोजित किया जाएगा, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, सूरत, कहां आयोजित किया गया है, जल्दी से आपको बताना है, क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी से आप बताइए, क्विक फास्ट, जल्दी से इसका सही आंसर बताना है, क्या होगा मेरे भाई इसका सही आंसर,
जल्दी से आप बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। मुंबई। क्या होगा? मुंबई में। ठीक है। अच्छा, एक बात, सवाल का जवाब दीजिए। हम लोग बिहार से बात कर रहे थे, तो बिहार में महिला थाना की संख्या कितनी है? ठीक है, जहां पे सारी चीजें महिलाएं संभालती है, बिहार में महिला थानों की संख्या कितनी है? ठीक है, बिहार में महिला थाना कितना है, जल्दी से आपको बताना है। बिहार में महिला थाना कितना है, जल्दी से आप लोग बताइए। बिहार में महिला थाना कितना है मेरे भाई? तो जल्दी से बताइए आप लोग। 40 है। कितना है? तो 40 है। ठीक है, कितना है? तो 40 है। ठीक है, और कल का आप जानते हैं बिहार चुनाव का रिजल्ट आया। किसी को मालूम है क्या डेटा कि बिहार में कुल मतदान कितना हुआ? अभी चुनाव आयोग ने महिलाओं के मतदान प्रतिशत को नहीं दिया है। कुल मतदान कितना हुआ है? ठीक है, कितने प्रतिशत कुल मतदान हुए? कोई बताएगा क्या? कुल कितने प्रतिशत मतदान हुए हैं बिहार में? कुल कितना प्रतिशत कल मतदान हुआ है, कोई बताएगा क्या? जल्दी से बताइए आप लोग, कुल कितने प्रतिशत का मतदान हुआ है? जरा जल्दी से बताइए आप लोग। कुल कितने प्रतिशत का मतदान हुआ है, आप लोग जानते हैं? कुल कितने प्रतिशत का मतदान हुआ है, बताइए जल्दी से। तो कुल कितने प्रतिशत का मतदान हुआ है मेरे भाई? कुल कितने प्रतिशत का मतदान हुआ है, जरा जल्दी से बताइए आप सभी। कुल कितने प्रतिशत का मतदान हुआ है, जरा जल्दी से बताइए आप लोग। किसी को मालूम है क्या? 66.91%, 69, 70। चलिए, मुझे भी ध्यान नहीं है कुल कितना, इसीलिए मैंने आप लोगों से पूछा कि कुल कितने प्रतिशत का मतदान हुआ है। किसी को आइडिया है क्या? चलिए, गुड। हाल ही में किस देश ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया तक पहुंच पर प्रतिबंध की घोषणा की है? जापान, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी। किसने ये घोषणा किया है, जल्दी से आप बताइए। कितने ये घोषणा किया है? ठीक है, किसने ये घोषणा किया है? तो डेनमार्क ही ऐसा कर सकता है, जो स्कैंडिनेवियाई देश होते हैं वही ये सारी चीजें कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में तो आप यूट्यूब पे ऐसे नहीं पढ़ा सकते। ठीक है, उसके लिए बाजप्ता आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा। अगर आप उस एग्जाम के काबिल हैं तभी हो सकते हैं, ऐसे तो नहीं कर सकते। हाल ही में छठी आसियान व्यक्तिगत शतरंज चैंपियनशिप जीतने के बाद भारत के 91 ग्रैंड मास्टर कौन बने? इलमपत्थी, AR-S रोहित कृष्णा, राहुल बनाम, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या है मेरे भाई? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर क्या है? जल्दी से बताना है क्या होगा इसका सही। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में है कि शिक्षक अब मतलब कोई भी यूट्यूब पे ऐसे नहीं पढ़ा सकता। डेनमार्क ने कहा कि बच्चों से दूर रखना है। हकीकत में मुझे लगता है कि सोशल मीडिया का प्रयोग बहुत, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया ना, आप जैसे ही बच्चों के हाथ में मोबाइल देखते हैं, ये रियलिटी बात है, बहुत संवेदनशील बात है कि आज सोशल मीडिया में इतने ज्यादा सही कंटेंट से ज्यादा जो शॉर्ट्स के फॉर्मेट में है वो अश्लील कंटेंट है। और बच्चों के हाथ में कब वो कंटेंट लगता है, ये बहुत बड़ी बात है। और इसके पीछे एक रिपोर्ट भी आया कुछ दिन कि बच्चे बहुत कम उम्र में अब क्या हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। ठीक है, ये ड्यू टू सोशल मीडिया, क्योंकि सोशल मीडिया का जो कंटेंट है ना, उस पे तो कोई है नहीं। अब माँ बाप भी चला रहे हैं, और सोशल मीडिया का एल्गोरिदम अलग तरीके से चल रहा होता है। ठीक है, सोशल मीडिया का एल्गोरिदम किस बात पे ध्यान करता है? आप जो बातचीत करते हैं, आपका मोबाइल सारी बातें सुनता है। ठीक है, उस तरीके से भी वो आपके मोबाइल पे वो कंटेंट प्रोवाइड होता है। अब ये हाथ बच्चों के हाथ में गया, तो सोशल मीडिया पे जो गलत तरीके के कंटेंट हैं वो बच्चे के हाथ में आजकल जा रहा है। ये एक बड़ा दुष्परिणाम निकल के आ रहा है। इसका आंसर है राहुल बनाम। ठीक है, और आगे के लिए आप सभी जानते हैं कि आज के इस पूरे सेशन में हमने बहुत सारे सवालों को देखा। कल फिर आएंगे, इसी तरह सवालों के साथ जुड़े रहिए, खूब सारा प्यार दीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। धन्यवाद।